हेलो स्टूडेंट्स, जय सिया राम। स्टूडेंट्स, मैं संदीप यादव स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरी इस नई वीडियो में। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, साइकोलॉजी की हमने PYQs की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हमने एक पेपर किया है अभी एक्सटेट 2020 में लेवल 2 के मैथमेटिक्स का। तो उसी सीरीज में आज नेक्स्ट पेपर लेके आए हैं हम, तो 2020 के कॉमर्स एग्ज़ाम का CDP के PYQs का। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेवलपमेंट। इनमें से क्या विकास की एक सही विशेषता नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं कि पिछली बार वाले पेपर में भी था, जो लास्ट पेपर हमने किया था, है ना। उसमें हमने देखा था क्या था कि डेवलपमेंट इन्वॉल्व चेंजेस, चेंजेस इन्वॉल्व करते हैं, है ना। फिर उसके बाद हमारे नेक्स्ट है, अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन लेटर डेवलपमेंट। ये भी आपका जो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट है उसमें आता है कि जो स्टार्टिंग की डेवलपमेंट होती है वो ज़्यादा क्रूशियल होती है, ज़्यादा क्रिटिकल होती है, क्योंकि वही आपका फ्यूचर डिसाइड करती है, वही आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट उसी पे डिपेंडेंट होती है। तो ये बात भी सही है। डेवलपमेंट पैटर्न आर अनप्रिडिक्टेबल, तो ये ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि ये हमारे उस ऑप्शन में उसमें नहीं आता। ठीक है, तो हमारा ये हो गया हमारा ऑप्शन सी इसका। डेवलपमेंट पैटर्न्स आर अनप्रिडिक्टेबल, हमारा ये गलत है। डेवलपमेंट पैटर्न हमारे प्रिडिक्टेबल होते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन में भी 2021 वाला जो हमारा लास्ट पेपर किया था उसमें भी ये सेम क्वेश्चन था। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि PYQs तो एटलीस्ट करके जाओ, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ मोटिव्स। इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मोटिव्स का क्या है, कोई भी मोटिव कर रहे हैं, कोई भी चीज़ हम करने वाले हैं, उसके क्या क्या मेथड्स होते हैं। तो मेनली जो हमारे पास तीन मेथड होते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ मेथड होते हैं जिससे हम कोई भी चीज़ की मेजरमेंट करते हैं। एक सब्जेक्टिव मेथड्स होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव मेथड्स होते हैं, और एक प्रोजेक्टिव मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें से ये जो पहले तीन है, क्वेश्चनेयर, चेकलिस्ट और इंटरव्यू, ये हमारे आते हैं सब्जेक्टिव मेथड्स में। ठीक है, और ये सारे डायरेक्ट मेथड्स होते हैं। सब्जेक्टिव मेथड आर डायरेक्ट मेथड्स, और जो सब्जेक्ट सेंटेंस कंप्लीशन मेथड है ये हमारा प्रोजेक्टिव मेथड में आता है, और ये इनडायरेक्ट मेथड होता है। इसके बारे में मैं कुछ बता दूं, ये जो बोल सकते हैं हम, जो अनकॉन्शियस माइंड होता है या सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें पड़ी होती है उसके बारे में जब हम कोई नॉलेज गेट करने की कोशिश करते हैं, तो उसके बारे में जो ह्यूमन है वो डायरेक्टली आपसे कभी बात करके उस चीज़ों को अभी नहीं बताएगा। ठीक है, तो उनको हम कुछ डिफरेंट टेक्निक्स और डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं, जिसकी हेल्प से वो क्या होते हैं, वो चीज़ जो इसके सबकॉन्शियस माइंड में जो उसके मोटिव्स पड़े हैं या डिज़ायर्स पड़ी है वो बाहर निकल के आती है। तो उनमें से एक फाइंड करने का है ये सब्जेक्ट कंप्लीशन टेक्निक। ठीक है, सब्जेक्ट कंप्लीशन टेक्निक। ओके, इसमें हमारा फिर नेक्स्ट है, व्हाट आर द बेसिस ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है? सेल्फ कॉन्सेप्ट बेटा, हम अब खुद से अगर डायरेक्ट भी देखें कि आत्म संप्रत्यय के आधार क्या होते हैं, हम अपने आप को कैसे देखते हैं, तो यही हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है। ऐसे सोशल रोल या फिर हमारी बॉडी इमेज, है ना। तो ये हम इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन टू, सॉरी ऑप्शन थ्री, वन एंड टू बोथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following note the characteristics of introverted in thinking type personality as given by जंग। हाँ, तो ये साइड में लिखा हुआ है, कार्ल जंग ने दी थी हमारे टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज, दो टाइप की पर्सनैलिटी दी थी, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, है ना। ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर जो लास्ट पेपर किया था उसमें था, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट पे क्वेश्चन था, सेम सेम क्वेश्चन था। तो जो हमारे देखिए, ये जो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, बिल्कुल ठीक है। ये ऑप्टिमिस्टिक तो नहीं होते। कुछ कुछ लोग कहते हैं कि जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो पैसिमिस्टिक होते हैं थोड़े थोड़े, पर क्लियरली पैसिमिस्टिक नहीं होते जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो। बट ये फिक्स है कि जो इंट्रोवर्ट होंगे वो ऑप्टिमिस्टिक नहीं होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन टू इज करेक्ट, ऑप्शन टू। ठीक है, नेक्स्ट भी देख लेते हैं, ऑब्जर्व हिज ओन इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स। हाँ ठीक है, ये अपने आप में गुम रहते हैं बौद्धिक कामकाज में। और सपोर्ट थ्योरी ऑफ फैक्ट्स, ये भी बात सही है, वो थ्योरी फैक्ट्स पे बेस्ड थ्योरीज को ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं एज कम्पेयर टू कोई भी रैंडम थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ द ब्रेन अप टू 16 ईयर ऑफ एज। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद हो रखा होगा तभी आप डायरेक्ट आंसर कर पाएंगे। इसका आंसर होता है 1200 ग्राम्स टू 1400 ग्राम्स, ऑप्शन बी। विच ऑफ द साइकोलॉजिस्ट प्रेजेंट साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द बुक ऑफ हेरेडिटी ऑफ जीनियस। तो आपने थोड़ा सा लॉ ऑफ हेरेडिटीज पढ़े होंगे, तो उसका नेम से एक बंदा रिलेटेड है, उसका क्या नाम है, चार्ल्स डार्विन।
चार्ल्स डार्विन, इसने थ्योरी ऑफ हेरिडिटी दी थी हमारी। उसी के जो कज़न थे सर फ्रांसिस गाल्टन, ठीक है, उनने ही इसके बारे में बात की थी। जो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं लोगों के अंदर जेनेटिक्स की वजह से, ये उन्हीं ने दिए थे, सर फ्रांसिस गाल्टन। इंडिविजुअली जिसकी बात की थी चार्ल्स डार्विन ने की थी, बट जो साइकोलॉजी में इसके बारे में जो एजुकेशन में जो घुसाया वो सर फ्रांसिस गाल्टन थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। डायरेक्ट मेथड ऑफ एडजस्टमेंट किसने दिए थे हमारे, सिगमंड फ्रॉइड ने, है ना। तो दो टाइप के मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड ऑफ एडजस्टमेंट और इनडायरेक्ट मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। डायरेक्ट मेथड कौन से होते हैं, जो कि हम डायरेक्ट किसी चीज़ से हम एडजस्ट करने वाले हैं उसको हम सिंपली सामने से उसको टैकल करें, उसके लिए बहाने ना बनाएं, है ना। जो इसके अलावा जो इनडायरेक्ट मेथड होते हैं वो सारे सारे किस पे डिपेंड करते हैं कि हम अपनी ईद को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको बहाना बना देते हैं कि ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, मेरे काम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कोई भी नहीं कर पा रहा, है ना। या फिर उस इंटेलिजेंट बच्चे से ही पास नहीं हुआ एग्ज़ाम तो मैं कैसे कर सकता था, और कोई कुछ नहीं मिला तो अंगूर ही खट्टे हैं, एग्ज़ाम ही हार्ड था, है ना। ये सारे जो टेक्निक्स होते हैं ये सिर्फ हम क्या कर रहे होते हैं, हम बहाने बना रहे होते हैं। तो बहाने बनाने के जो क्वेश्चंस डायरेक्ट होते हैं वो जो इनडायरेक्ट मेथड्स होते हैं। डायरेक्ट मेथड वो क्या होंगे, विड्रॉल एंड सबमिसिव, आपने सीधा उसको प्रत्याहार और आज्ञा पारित कर लिया, उसको भी साफ मना कर दिया कि नहीं हुआ मुझसे, ठीक है। Which of the following orientation falls under the post-conventional level of moral development theory propounded by Kohlberg? तो हमारी कोल्सबर्ग की थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट बाय कोलबर्ग। इसमें 3 स्टेजेस दी थी मेनली, प्री कन्वेंशनल स्टेज, दूसरा था कन्वेंशनल स्टेज और थर्ड था हमारा पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। इसमें हर एक में 2-2 स्टेजेस थी, अंदर लेवल्स थे, है ना। इसमें 2 में क्या था, पहले इसमें क्या था, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, म्यूचुअल एक्सचेंज। फिर इसमें क्या था, पहला वाला था हमारा गुड बॉय नाइस गर्ल नाइस बॉय, और फिर हमारा क्या था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। फिर हमारा जो पोस्ट कन्वेंशनल उसमें क्या था, लॉ एंड ऑर्डर और यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, है ना। ये थे 6 लेवल्स थे और 3 स्टेजेस थी। इसमें पूछ रहा है कि जो हमारा पोस्ट कन्वेंशनल मेथड था उसमें क्या आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉ एंड सोशल ऑर्डर, ऑप्शन 4। सॉरी, लॉ एंड सोशल ऑर्डर तो हमारा 4th सेकंड के पोस्ट कन्वेंशनल में 4th जो सेकंड लेवल वो आता है, इसका आंसर हो जाएगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है लॉ एंड ऑर्डर, गुड बॉय नाइस गर्ल के साइड में जो दूसरा होता है कन्वेंशनल स्टेज में वही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी सीडीपी के क्वेश्चंस है ना, आप ये भी क्वेश्चन आप देखोगे, ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर पेपर में था, इससे पहले 2 पे क्वेश्चन और भी आ चुके हैं जो हमने जो लास्ट पेपर डिस्कस किया था उसमें थे। तो जितने भी हमारे पीवाईक्यू का सेक्शन है वो प्योरली डिपेंड करता है, पहले थ्योरी पार्ट पढ़ लो, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि पहले पे आपने जितनी थ्योरी है, जितना भी आपको कोई बुक आपने रैंडमली कोई बुक खरीदी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको पढ़ लिया, उसको पढ़ने के बाद जितने भी पीवाईक्यूज है उसको लगाओ, उसको नोट डाउन करो अपनी उसी पेपर पे क्या क्या थ्योरी है, उसके क्या क्या सब ऑप्शंस है, सारे ऑप्शंस को आप स्टडी करो कि ये ऑप्शन किसके बारे में है, ये ऑप्शन किसके बारे में है, तभी आपकी सीडीपी का पार्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस। एडोलेसेंस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, इमोशनली स्टेबल होते हैं क्या ये, इमोशनली स्टेबल तो बिल्कुल नहीं होते, ये स्टेबिलिटी बोल रहा है, तो ये आंसर फर्स्ट आंसर ही हो गया। कंट्रास्टिंग मेंटल मूड, हाँ ये बात ठीक है, विरोधी मानव दशा रहती है इनकी। एंजाइटी ऑफ द वकेशन, एंजाइटी ऑफ वकेशन बिल्कुल होता है, स्टार्टिंग जब एडोलेसेंस हमारा स्टार्ट होता है 12 to 17 ईयर जो चलता है, स्टार्टिंग फेज में नहीं रहता एंजाइटी ऑफ वकेशन, बट जब एंड चल रहा होता है 15, 17, 16, 17 उस टाइम एंजाइटी ऑफ वकेशन रहता है, तो ये भी सही होगा हमारा। और हीरो वर्शिप तो होता ही है, तो उसमें हमने नोट पूछा गया था, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इमोशनली स्टेबल, क्योंकि हम एडोलेसेंस में क्या रहते हैं, इमोशनली अनस्टेबल रहते हैं, ठीक है। ए स्टेटमेंट ऑफ नॉलेज और स्किल दैट स्टूडेंट शुड मास्टर आफ्टर इंस्ट्रक्शन, की जो कुछ इंस्ट्रक्शंस थी हमारी, उन ज्ञान अथवा कौशलों का कथन जिन्हें विद्यार्थी को अनुदेशन के बाद सीख जाना चाहिए। मतलब हमने कुछ डिसाइड किया और उसको हम हमने डिसाइड किया कि ये चीज़ें करनी है, और वो उसके बाद वो बच्चा वो सीख जाए, उस चीज़ को क्या कहते हैं, तो इसमें क्या कहते हैं, कंटेंट है, फर्स्ट है ऑप्शन है कंटेंट एनालिसिस,
जो हमारा कंटेंट हमने डिलीवर करना है उसी को एनालाइज कर रहे हैं हम, बच्चे को क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है उसका सिर्फ एनालिसिस चल रहा है, उसको सेपरेट करेंगे, एज अप्रोप्रिएट और ये सब कार्य काम होते हैं, इसको बोलते हैं कंटेंट एनालिसिस। सेकंड है एन इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम। इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम क्या होता है कि जैसे जो ये आया हमारा स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए, तो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, एक स्पेशलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम बनाते हैं कि ये करवाना है इनको, सिर्फ ये उसमें आता है आईईपी, इंडिविजुअलाइज, किसी एक पर्टिकुलर बंदे के लिए एजुकेशन प्रोग्राम जो बनते हैं वो होते हैं इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम्स। एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, यही इस क्वेश्चन का आंसर है, जो हमने इंस्ट्रक्शंस देनी है साल भर में उसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि क्या सिखाना है हमें, और वो बच्चे उस जो पूरा टाइम है उसके बाद उसको मास्टर कर ले, ताकि यही इसका आंसर होगा ऑप्शन सी एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। और जनरल एम तो हमारे जनरल ही रहते हैं, है ना। ऑप्शन 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सिम्टम्स ऑफ गुड मेमोरी। गुड मेमोरी के सिम्टम्स क्या है, गुड मेमोरी के सिम्टम्स क्या होंगे, रैपिडिटी, तीव्रता होगी उसमें, हाँ बिल्कुल सही है। जब अगर हमारी मेमोरी बहुत शार्प है ना, तो जो चीज़ें हम याद करी होगी या हमने जो सीखी होगी वो एग्जैक्टली निकल के आएंगे बाहर, रैपिडिटी होगी। हाँ, औसत रिटेंशन, जो रिटेंशन होगी, जो हमारी हम निकालेंगे उन चीज़ों को, रिटेन करेंगे बाद में जब उनकी जरूरत पड़ेगी, तो एवरेज रिटेंशन एवरेज नहीं होगी बेटा, बहुत फास्ट रिटेंशन होगी। किसी का इसमें नोट पूछा तो एवरेज रिटेंशन इसका आंसर हो जाएगा। एक्यूरेसी होगी, बिल्कुल एक्यूरेसी होगी। रिकॉल ऑन द राइट मटेरियल राइट टाइम पर राइट मटेरियल निकालने के लिए तो हमने उसको गुड मेमोरी में एडजस्ट किया है ना, तो ये भी इसका गुड सिम्टम्स है। नोट सिम्टम्स पूछे थे, नोट द सिम्टम ऑफ, तो एवरेज रिटेंशन इसका सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज नॉट रिलेटेड टू बेंडरा सोशल लर्निंग थ्योरी। एल्बर्ट बेंडूरा ने जो अपनी थ्योरी दी थी सोशल लर्निंग की, उसी के और नेम्स थे। तो इनका क्या था, इनने एक बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट किया था, बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट, तो छोटा सा बच्चा लिया था और एक बोबोडॉल ली थी। तो बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट क्या था इनका कि एक बच्चे को डिफरेंट बच्चे को डिफरेंट सिचुएशंस में डाल रहे थे, डिफरेंट एनवायरनमेंट दे रहे थे। तो जो बच्चा था, जैसा एनवायरनमेंट था वैसा ही एनवायरनमेंट उसको बच्चे को मिल रहा था, वैसा ही वो बोल सकते हैं कि वो एक्ट कर रहा था उस डॉल के साथ। जैसे कि पेरेंट्स अगर लड़ाई वगैरह करते हैं या अच्छा बिहेवियर नहीं करते उसका, तो वैसा ही बिहेवियर वो डॉल को पीटना या डॉल को अच्छे से रखना, वो सारा बिहेवियर वो डायरेक्टली क्या कर रहा था, उस डॉल के साथ कर रहा था। तो ये मेनली किस चीज़ के रिलेटेड था, मॉडलिंग थी इसके अंदर, है ना, कि वो मॉडल जो डाला, पूरा जो चीज़ें हो रही है, एक्सपेरिमेंट हो रहा है, मॉडलिंग है। इमिटेशन कर रहा है बच्चा, इमिटेट कर रहा है दूसरों को देख के डायरेक्ट, और ऑब्जर्वेशन हो रही कर रहा है, सबसे पहले बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है ना। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा बच्चे, क्या इसमें ऑप्शन बी अडेप्टेशन इस ऑप्शन का राइट आंसर है क्वेश्चन का, ऑप्शन 2। ठीक है, इसमें मेरे को आप आंसर करना, जो बेंडूरा है वो किसके, इसमें एक जो दूसरी थ्योरी दी थी वो कौन सी थी। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंकिंग रेशियो गिवन बाय शेल्डम फॉर प्रीडोमिनेंट एंडोमॉर्फ पर्सन अकॉर्डिंग टू साइकी के अकॉर्डिंग, जो सेल्डम था, जो पर्सनैलिटी टाइप्स हम पढ़ते हैं साइकोलॉजी में, जो सेल्डम था उसने 3 टाइप की पर्सनैलिटी दी थी हमें। पहली थी यही एंडोमॉर्फिक, दूसरी थी एक्टोमॉर्फिक, और थर्ड थी हमारी मीजोमॉर्फिक। तो इन्हें जो रेशियो दी थी वैसे दी थी। जो एंडोमॉर्फिक होते हैं वो लोग क्या होंगे, मोटे मोटे होंगे, बहुत सारे खुश मिजाज होंगे। ठीक है, तो इनने क्या 3 पर्सनैलिटी थी, 3 नंबर्स दिए थे, 7 फिर 1 1। एंडोमॉर्फिक जो फर्स्ट थी उसको 7 फर्स्ट कैटेगरी पे, फिर 1 1। फिर उन्होंने जो दूसरी दी थी वो एक्टोमॉर्फिक मतलब 1 1 7, ये हो गई हमारी एक्टोमॉर्फिक के लिए। ठीक है, ये एक्टोमॉर्फिक के लिए, ये एंडोमॉर्फिक के लिए। फिर इसने बात की थी मीजोमॉर्फिक के लिए। मीजोमॉर्फिक मतलब जो ना ही मोटे होंगे ना ही पतले होंगे, मिडिल वो होंगे। ठीक है, उसके लिए इनने कैटेगरी वो दी थी 1 7 1, जो रैंकिंग दी थी वो, रेशो दी थी सॉरी। ठीक है, तो ये इनकी है। एंडोमॉर्फिक जो थोड़े मोटे होंगे, कुछ मिजाज होंगे, वो उनके लिए 7, स्टार्टिंग में 7 आ गया, बाकी। ठीक है, फिर एक्टोमॉर्फिक बाद में 7 आ गया, बाकी 1 1। और मीजोमॉर्फिक, और ये इससे आप इस मीजोमॉर्फिक से इसको याद रख सकते हैं। मीजोमॉर्फिक में जो पर्सनैलिटी होगी वो मीडियोकर होगी, पतले लोग होंगे, है ना, तो 7 बीच में आएगा, 1 1 साइड में। ठीक है, उसके बाद अगर एंडोमॉर्फिक है, मोटे हैं तो स्टार्टिंग में, और पतले पतले हैं तो एक्टोमॉर्फिक है, तो एस्थेटिक बॉडी है तो 7 बाद में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 1 1, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, विच इज द 5th स्टेज ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू एरिक्सन।
एरिक एरिक्सन का ये क्वेश्चन फिर से लास्ट ईयर से रिपीट हुआ है। पिछले क्वेश्चन में हमसे 4th स्टेज पूछी हुई थी, इस वाले पेपर में हमसे 5th स्टेज पूछी हुई है। 4th स्टेज थी हमारी इंडस्ट्री वर्सेस इंफ्योरिटी, और 5th स्टेज हमारी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न क्या कहता है कि या तो बच्चे को आइडेंटिटी मिल जाएगी कुछ ना कुछ, जॉब क्राइसिस और जॉब वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, कुछ पहचान बन जाएगी उसकी, या फिर वो हमेशा रोल कन्फ्यूज़न में ही रहेगा। ठीक है। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन भी वही है कि वो उससे जो इस स्टेज से नेक्स्ट पे बढ़ेगा, या तो रिलेशनशिप में आ जाएगा या फिर हमेशा अकेला रहेगा। फिर उससे नेक्स्ट स्टेज है जनरेसिटी, जनरेटिविटी, मतलब या तो उसको सेल्फ केयर लव वगैरह मिलेगा, वरना वो स्टैग्नेशन में स्थिरता या फिर स्टैग्नेशन रहेगी उसकी लाइफ में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी एज गिवन बाय गिलफर्ड। गिलफर्ड ने जो क्रिएटिविटी के जो एलिमेंट्स दिए थे उसमें से क्या नहीं होगा। क्रिएटिविटी वाले वो लोग बंदे फ्लुएंस होंगे, बिल्कुल होंगे, है ना, फ्लुएंटली आंसर करेंगे, फ्लुएंटली कुछ चीज़ों को सोच पाएंगे, फ्लेक्सिबल तो बिल्कुल होंगे, और उनके आंसर्स में हमेशा ओरिजिनलिटी रहेगी, कॉपी नहीं होगा। कॉपी कर रहा तो फिर क्रिएटिविटी किस चीज़ की, है ना। तो ये होगा इसका आंसर इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन वैसे तो क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, बट ये प्योरली रिलेटेड नहीं है। ये कैसे मैं बताता हूँ। इंक्यूबेशन वर्ड का क्या मतलब होता है, उद्भवन। मतलब जैसे कि अगर हम जनरल बात करें तो जैसे किसी को कोई बीमारी हो जाती है, तो जो उस बीमारी के लिए जो प्योरली टाइम हम लेते हैं ना, उसका चरम पे आने के लिए, उसको बोल देते हैं। जैसे कि हमें फीवर हुआ या फिर कुछ किसी बैक्टीरिया से हमारा कांटेक्ट हुआ, तो जब वो बैक्टीरिया अपने लक्षण दिखाएगा बीमारी के या किसी चीज़ के, उस टाइम को बोलते हैं इंक्यूबेशन। तो इसमें क्या होता है, क्रिएटिविटी से कैसे रिलेटेड है ये। इसमें क्या होता है कि जैसे आपने कोई प्रॉब्लम एनकाउंटर की, आपने देखा कि ये प्रॉब्लम है, आपसे उस टाइम सोल्व नहीं हुई, आप क्या करोगे कि कुछ टाइम या सो गए या फिर बाद में कभी उस क्वेश्चन को सोच रहे हो, तो एकदम से आपको क्लिक किया कि यार इसका ये तो ऐसे हो सकता है, और आपने करके देखा आपसे हो गया। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें तो है, क्रिएटिविटी से रिलेटेड तो है कि वहाँ पे उस टाइम नहीं हुआ, पर ये बट ये एग्जैक्टली क्रिएटिविटी बताती है कि उसी टाइम जो आपने सोचा, उसी टाइम आपने कुछ सोचा और निकाल दिया आंसर, है ना। ये कभी बाद में जाके होता है। ठीक है, ये होता है इंक्यूबेशन का मतलब। तो इसका आंसर यही हो गया, ऑप्शन 2, इंक्यूबेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होती है, पहले तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बात कर लेते हैं। जब आपने पहले कुछ पढ़ा, पहले कुछ सीखा, और उसको आप नेक्स्ट स्टेज पे जब जा रहे हो तो उसको यूज़ कर रहे हो पॉजिटिवली, है ना। जैसे आपने साइकिल चलाना सीखा, आपने हैंडलिंग वगैरह सीख ली, अब आप एक्टिवा चलाना सीख रहे हो, बाइक चलाना सीख रहे हो, तो आपको डायरेक्टली आपको पता चल गया कि हैंडल को ऐसे पकड़ना है, ऐसे मोड़ना है, ऐसे मोड़ना है। तो ये आपकी होगी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, कि आपने जो पहले सीखा उसकी चीज़ को आगे आपको बेनिफिट हुआ। अगर इसका पॉजिटिव बेनिफिट होता है, उसको जब नेक्स्ट लर्निंग में आपको उस चीज़ की हेल्प मिलती है, तो ये क्या होता है, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगा। जब बिल्कुल हेल्प नहीं मिलती तो जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगा। मतलब जो पहले सीखी है वो चीज़ आगे कहीं हेल्प नहीं, यूज़ नहीं हो रही या कहीं हेल्प नहीं कर रही, तो वो जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो गया। उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ा तो ये हो गया नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है। फिर इसमें क्या हो गया, हमसे नो टाइप ऑफ पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पूछा हुआ है। ठीक है। फिर क्या हो गया, हमारा जीरो ही होगा, इसमें पॉजिटिव हो ही नहीं रहा। ठीक है। फिर हॉरिजॉन्टल लर्निंग और लैटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग सेम चीज़ होता है, सिक्वेंशियल और एक होती है हमारी वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होता है कि आपने मैथ सीखा, एलजेब्रा सीखा, एलजेब्रा से आप फिर आगे बढ़े, एलजेब्रा एक्सप्रेशन पे पहुंचे, एलजेब्रा एक्सप्रेशन को फिर आपने कैलकुलस में यूज़ किया, या किसी चीज़ को आप उसी नॉलेज को बढ़ाने के लिए जब आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है। जैसे आपने कुछ सीखा, उसको फिर और बड़े लेवल पे लेके गए, और बड़े लेवल पे लेके गए, और बड़े लेवल पे लेके गए, उसी पर्टिकुलर चीज़। अब मैथ्स में कोई चीज़ सीख रहे हो, मैथ्स में उसी चीज़ को, मैथ्स को एडवांस मैथ्स सीखने के लिए उस चीज़ को यूज़ कर रहे हो, तब उसको क्या बोलेंगे हम, वर्टिकली ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बोलेंगे। ऐसे ही जो सिक्वेंशियल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है कि आपने मैथ्स पढ़ लिया, मैथ्स की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिए, उसको आप फिजिक्स में अप्लाई कर रहे हो, उसको आप अकाउंटिंग में अप्लाई कर रहे हो। ठीक है। आप उसको किसी और चीज़ में अप्लाई कर रहे हो। एक चीज़ है वो, बट डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में जब आपको सीक्वेंस ऑफ चीज़ों में अप्लाई होके आपकी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो रही है, उसको बोलेंगे हम सिक्वेंशियल लर्निंग। तो छोटा सा डिफरेंस होता है कि इसमें जो चीज़ हमने सीखी है उसी की एडवांसमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं, इसलिए इसका वर्टिकल ग्राफ बनता है कि छोटी चीज़, फिर उससे बड़ी चीज़, फिर उससे बड़ी चीज़, फिर उससे बड़ी चीज़, ऐसे ग्राफ चलेगा। और सिक्वेंशियल में जो आपने एक बार सीख लिया वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में यूज़ कर रहे हो, उसको क्या हो जाएगा हमारा सिक्वेंशियल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होता है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है कि आपने जो चीज़ सीख ली है सिर्फ कहीं पे भी यूज़ करो उसको, उसकी कुछ एडवांसमेंट नहीं होगी, कुछ नहीं होगा इसमें। आपने जैसे अपना पब्लिक स्पीकिंग सीख ली कहीं किसी क्लास में, आप पब्लिक स्पीकिंग सीख के आप उसको कहीं पे भी अप्लाई करो, चाहे आप फिर पॉलिटिशियन बनने के लिए, या फिर आपने किसी उसका टीए बना दिया, अपने सारे अपने ऑडियंस को टैकल कर रहे हो अपनी, है ना, उस कहीं पे भी यूज़ कर रहे हो, वो आपकी क्या होगी
हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर लर्निंग, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर लर्निंग में क्या होगा कि जो लर्निंग आपने की है उसकी एनहांसमेंट नहीं होगी, उसकी एक्स्ट्रा कुछ नहीं बढ़ रहा उसमें, ठीक है, कुछ उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं बढ़ रहा। ऐसा नहीं है कि आपने पॉजिटिव ट्रांसफर लर्निंग कोई सीखी, उसी फील्ड में कुछ आप एक्स्ट्रा कर रहे हो, उसी की जो आपने लर्निंग करी उससे बड़ी लर्निंग आप सीख रहे हो, उसी के आजू बाजू में जितने भी उस जो लर्निंग है उसकी चीज़ काम में आने वाली सारी चीज़ें आप कर रहे हो, ठीक है, और वर्टिकली में उसको एडवांसमेंट करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फ्रॉइड साइकोसेक्सुअल स्टेज। सिगमंड फ्रॉइड ने हमारी थ्योरी दी थी कौन सी, ये तो साइकोसेक्सुअल स्टेज ऑफ लर्निंग दी थी हमारी, इसमें 5 स्टेजेस थी। इसके अलावा एक थ्योरी और दी थी, आप उसको पिन कमेंट में देना मेरे को कि वो कौन सी थ्योरी थी, ठीक है। तो इसमें साइकोसेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट दी थी, उसमें 5 स्टेजेस थी, ठीक है। पहली थी हमारी ओरल, फिर थी एनल, फिर थी हमारी फैलिक स्टेज, और फिर हमारा था कौन सा, लेटेंसी स्टेज, है ना। तो हमारे इसमें से ये 3 हो गए और एक ये ऑटोनॉमी स्टेज हमारा नहीं होगा, तो ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल सही है। फिर जेनाइटल स्टेज आता है 5th, 3 तो यहाँ पे है ही, चौथी है हमारी लेटेंसी और 5th आता है हमारा जेनाइटल स्टेज, ठीक है। तो ऑटोनॉमी इसमें नहीं होगा। इसके अलावा एक दूसरी स्टेज थ्योरी ऑफ लर्निंग वो दी थी हमें थ्योरी सिगमंड फ्रॉइड ने, उसको आप पिन कमेंट में मैं लिखना है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टेटेड दैट साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ कंडक्ट ऑफ लिविंग क्रिएचर्स। पहले तो मैं बता दूं कि ये पॉजिटिव साइंस का क्या मतलब है। ये 3 चीज़ों में हम बात करते हैं, एक तो पॉजिटिव साइंस, एक नॉर्मेटिव साइंस और एक डिस्क्रिप्टिव साइंस। डिस्क्रिप्टिव, पॉजिटिव साइंस, नॉर्मेटिव साइंस और डिस्क्रिप्टिव। पॉजिटिव साइंस का क्या मतलब होता है, मतलब समझ गए तो क्वेश्चन भी अच्छे से कर पाओगे। वैसे इसका जो आंसर था वो है सर विलियम एम मैकडोगल। पॉजिटिव साइंस क्या होता है, पॉजिटिव साइंस क्या है कि जब आप स्टार्टिंग में जैसे आप साइकोलॉजी की जब थ्योरी मेथड्स पढ़ते हो उसमें बात होती है कि जितनी भी साइकोलॉजी की जो स्टडीज़ है वो उसकी स्टडी डायरेक्टली किससे पॉसिबल है, साइंस से। तो यही हमारी बात करता है पॉजिटिव साइंस ऑफ लर्निंग, कि जितनी भी साइकोलॉजी की स्टडी होगी, कुछ भी नई चीज़ करेंगे हम साइकोलॉजी में, वो करेंगे बाय द प्रोसेस गोइंग थ्रू साइंस। नॉर्मेटिव इसमें क्या करती है कि वही जो हमने डिस्कवरी करी है उसको हम आज के एनवायरनमेंट में कैसे यूज़ कर सकते हैं। आज के एनवायरनमेंट से मतलब क्या है, जैसे हम एजुकेशन में कैसे यूज़ कर रहे हैं, एजुकेशन में जैसे एजुकेशन चेंज हो रहा है उसको कैसे मॉडिफाई करके हम एजुकेशन में अपनी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये सब आता है नॉर्मेटिव साइंस में। और डिस्क्रिप्टिव साइंस जो आपने जहाँ से पढ़ा, जहाँ से कंक्लूजन निकाला, उसको आप डिस्क्राइब करोगे तो आप वो कहलाता है डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ साइकोफिजिकल मेथड ऑफ स्टडिंग एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो साइको फिजिकल मेथड है फाइंड करने का, उसका क्या कौन कौन से है। पहले तो बात करें साइकोफिजिकल मेथड क्या होता है। इसमें क्या होता है कि जो फिजिकल एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ स्टिमुलस देते हैं बच्चे को, और स्टिमुलस के अकॉर्डिंग बच्चे की क्या डिफरेंट रिस्पॉन्स रहता है, उसको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो एजुकेशन साइकोलॉजी में इसको कैसे यूज़ करते हैं, द मेथड ऑफ मिनिमल चेंज और मेथड ऑफ लिमिट्स। मिनिमल चेंज मतलब जो चीज़ जो हमारा जो हम स्टिमुलस दे रहे हैं उस स्टिमुलस में छोटा मोटा चेंज करके उसकी चीज़ों को चेक करना। फिर कॉन्स्टेंट स्टिमुलाई मतलब क्या है कि स्टिमुलाई जो हम दे रहे हैं उसकी वैरायटी चेंज करना, ठीक है। जो स्टिमुलाई दे रहे हैं उसकी वैरायटी, उसकी मतलब लो से लेके हाई लेवल तक उसकी स्टिमुलाई को लेके जाना, और फिर उसकी रिस्पॉन्स चेक करना। फिर है मेथड ऑफ एवरेज एंड मीन एरर। ऐसा एवरेज एंड मीन एरर क्या है, एवरेज एंड मीन एरर क्या है कि जो बच्चे के अंदर जो रिस्पॉन्स आ रहा है किसी भी स्टिमुलस के लिए, उसका मीन एंड एवरेज निकाल लेते हैं कि किस स्टिमुलस के प्रति किस बच्चों ने कितना रिस्पॉन्स किया है, उसका मीन एवरेज निकाल लेंगे कि ज़्यादा किया कम किया, मीन निकाल लेंगे उसका। लास्ट होता है मॉडिफाई द इंडिविजुअल एटीट्यूड। ये तो बिल्कुल ही गलत है, इसमें तो कुछ स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बात ही नहीं कर रहा, हम तो पूरा एटीट्यूड चेंज कर दे रहे बच्चे का। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, ठीक है। Knowledge is constructed by transforming, organizing and reorganizing previous knowledge. This best explain the idea by which following. डायरेक्ट आपको पता होगा, पियाजे ने बात की थी ट्रांसफॉर्मिंग नॉलेज, स्कीमास की बात करी थी। स्कीमा डायरेक्टली क्या है, हमारे पियाजे ने बात करी, और ये जो पहली चीज़ है वो स्कीमा से रिलेटेड है, पियाजे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पियाजे, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड स्कीमास। अभी बात की स्कीमा हो गया। एसिमिलेशन क्या होता है, एसिमिलेशन जैसे आपने कुछ
मतलब बच्चों से बात करते हैं कि स्टार्टिंग में आपने क्या किया कि आपने ये समझ लिया कि आपने एक कुत्ते को देखा, डॉग को देखा, आपने समझ लिया कि इसके ऐसे ऐसे 4 पैर होते हैं, ऐसे ऐसे शक्ल फेस का होता है। तो आपने सारे कुत्तों को जनरलाइज कर लिया कि ये सब डॉग्स हैं, ठीक है। तो आपने फिर किसी और ब्रीड का कुत्ता देखा, बड़े मुंह का मुख कुत्ता देखा, तब आपने समझ गया कि ये भी डॉग ही है। ये हो गया हमारा एसिमुलेशन। हर टाइप की डॉग के लिए आपने एसिमुलेट कर लिया कि ये डिफरेंट ब्रीड होगा, ये डिफरेंट ब्रीड होगा, ये डिफरेंट ब्रीड होगा, पर है सब कुत्ते ही, ठीक है। आपने थोड़ा सा उसमें को थोड़ा सा हेर फेर कर लिया, एसिमुलेट कर लिया अपने जो प्रीवियस स्कीमास थे उसको। एकोमोडेशन में क्या होता है कि आपको जो पहले आपने किया है उससे भी बिल्कुल अडेप्ट नहीं कर पा रहे उस चीज़ को, तो आपने डिफरेंस वो बना लिया, कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट कर लिया। जैसे कि क्या किया आपने, आपने मान लिया कि आपने किसी ने बताया आपको बचपन में कि ये जो उड़ रहे हैं ये सारे क्या हैं, बर्ड्स हैं, उड़ रहे हैं सारे बर्ड्स हैं। तो जितने भी आपने उड़ती हुई चीज़ें देखी आपने सबको बर्ड्स बोल दिया। फिर एक दिन आपने एरोप्लेन को उड़ते हुए देखा, तो आपने समझा कि ये तो वो नहीं होगा, तो आपने उसमें थोड़ा सा अडेप्ट कर लिया कि ये एरोप्लेन से ही मैन मेड चीज़ें हैं, ये भी उड़ती हैं पर ये बर्ड्स नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर लिया। फिर आपने कहीं बाद में देखा कि जो पेंगुइन होती है, पेंगुइन जो उड़ती बिल्कुल ही नहीं है, वो भी बर्ड है ना। तो आप क्या करोगे, आपने जो आपका प्रीवियस स्कीमा आपने बनाया था कि जो भी उड़ती है वो क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं, आपने इसको चेंज कर लिया कि बर्ड्स उड़ भी सकते हैं, नहीं भी उड़ सकते। जो अपनी प्रीवियस आपने जो स्टार्टिंग में स्कीमा बनाया था, उड़ने वाली चीज़ बर्ड्स होती है, आपने उसको चेंज किया, बर्ड्स होते हैं, उड़े चाहे ना उड़े पर बर्ड्स दोनों टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम जब आप अकोमोडेट कर लेते हैं सारी चीज़ों को, आप इक्विलिब्रियम पे आ गए, आपने जो चीज़ें मिली वो उन चीज़ों को या तो एसिमुलेट कर लिया या फिर अकोमोडेट कर लिया और इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे आ गए, तो उसको बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एन इंग्लिश टीचर taught their student that plural of cat is cats, plural of house is houses, plural of pen is pens. In this manner, student mistake made plural mouse of mices, माउसेस सॉरी। एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ काम, इसमें क्या कर रहे हो, इसने एरर किया, आपने लर्निंग तो थी, लर्निंग तो हो रही थी पीछे से आज तक, आज अभी तक, बट वो लर्निंग क्या थी, फायदा किया उसने, नहीं, कोई फायदा नहीं किया, है ना। तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग तो हुआ है, पर कैसा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हुआ है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट ऑफ अटेंशन, अटेंशन को कौन डिटरमाइन करता है, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिटर्मिनेंट क्या है इसमें देखो, निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपन वस्तुनिष्ठ बाह्य निर्धारक है। तो दो टाइप के जो अटेंशन के डिटर्मिनेंट्स होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट्स होते हैं वो बाह्य होते हैं, कि हमारी अटेंशन किसी बाहरी चीज, मतलब बाहर वाली चीज़ पर जब डिपेंडेंट होती है उसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट। और जब सब्जेक्टिव, जब हमारे अंदर से जो चीज़ें निकल के आती है, हम अपने, हमारी अटेंशन हमारे ऊपर डिपेंड करे, हमारी किसी इनर चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसको बोलते हैं हम सब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट ऑफ अटेंशन। तो जो इंटरेस्ट है, हैबिट है, क्यूरियोसिटी है, ये हमारे सब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट ऑफ अटेंशन है। और ऑब्जेक्टिव अटेंशन हो गया ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलाई, स्टिमुलाई कितना अच्छा है उस पर डिपेंड कर रहा है, बाहर की चीज़ है तो ये ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, ठीक है। मुर्रे थीमेटिक एक्सेप्शन टेस्ट इज रिलेटेड टू विच थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, ये होती है साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ, साइको एनालिटिक थ्योरी गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड, ठीक है। सिगमंड फ्रॉइड ने हम बात करें कि सबकॉन्शियस माइंड की, सबकॉन्शियस माइंड में वो, जब भी मैंने पीछे भी एक क्वेश्चन बताया था कि सबकॉन्शियस माइंड में हम जो बात करते हैं कि जो बच्चों की इनर, लोगों की जो इनर वो होती है डिज़ायर्स, और वो उनको कई बार क्या करता है, खुद खुल के नहीं बता पाता सामने से, है ना। तो क्या करते हैं हम, डिफरेंट प्रोजेक्टिव मेथड्स यूज़ करते हैं उसके इनर सेल्फ को बाहर लेके आने के लिए, उसकी कुछ आंसर करने के लिए, ठीक है, किसी मुद्दे तक पहुंचने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है। तो इसने स्टार्टिंग में उसकी बात करी साइको एनालिटिक थ्योरी, सिगमंड फ्रॉइड ने, इन्हें बोला था कुछ पिक्चर्स दिखा के और इन चीज़ों को दिखा के हम उसकी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन थ्योरी दे सकते हैं उसके बारे में। तो इसका आंसर क्या होगा, साइको एनालिटिक थ्योरी। ये थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट उसी का है, गिवन बाय मोरे। इसके अलावा इनने और दो तीन इसके वो है, जैसे कि है जो हमारा सिंपलेस्ट सब्जेक्ट जो हमारे पीछे आया था, एक सेंटेंस कंप्लीशन था, एक हमारा थीमेटिक एप्लीकेशन हो गया, और एक हमारा हो गया रोशर इंक ब्लॉट टेस्ट हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, वर्ड कंप्लीशन टेस्ट हो गया, ये सब इसके इसी में आते हैं सारे, ठीक है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग IQ रेंज ऑफ द मॉडरेट मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन, मॉडरेट मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन का इनमें से IQ क्या है, जिसका आंसर होगा 36 से 51। इसको याद करने का डायरेक्ट तरीका है, आप एक पहले एवरेज का लर्न कर लो। एवरेज का होता है जो 90 to 110, फिर 10-10 का ग्रुप ऊपर चलता है, 10-10 का ग्रुप नीचे चलता है, फिर एक स्टेज आती है जब आप मेंटली रिटार्डेड पढ़ने लगते हो।
मेंटल रिटार्डेड पढ़ने पे पहले आता है हमारा माइल्ड मेंटल रिटार्डेड, फिर एवरेज मेंटल, एवरेज या मॉडरेट मेंटल रिटार्डेड, और फिर आता है हमारा मेंटल रिटार्डेड। ठीक है, तो 110 से पहले 10 से कम होगा। फिर एवरेज की बात कर रहे हो, फिर पहले क्या आएगा, हम बात क्या करते हैं, किसी स्टूडेंट को क्या बोलते हैं, बिलो एवरेज। फिर क्या बोलते हैं, तो थोड़ा सा ये और माइल्ड, इससे एक लेवल और बीच में आता है, उसका नाम अभी मेरे को क्लिक नहीं कर रहा। ठीक है, और उसके बाद हमारा आता है जो हमारा ये है, क्या बोलते हैं इसको, डेवलपमेंट, इसके जो पॉइंट्स है वो आते हैं हमारे। ठीक है, बिलो एवरेज, कहाँ गया, बिलो एवरेज आता है। ठीक है, हाँ, उसके बाद हमारे ये 3 कैटेगरी आती है, फिर इसमें क्या होता है, 20, 25, 25 ऐसे चलता है। ठीक है, उससे याद हो जाएगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ लाइफ स्टाइल फॉर द गिवन डेवलपमेंट बाय द एडलर। एडलर ने 3 टाइप के कैटेगरी दिए थे, हमारे लेजी वाला नहीं दिया था। रूलिंग वाले रूल करते हैं, गेटिंग गो गेटिंग वाले सक्सेस कर, मतलब किसी चीज़ को अच्छे से टैकल करते हैं, स्किपिंग वाले बचते फिरते हैं। लेजी वाला सही आंसर होगा इसका। हाउ मैनी कार्ड्स आर यूज इन रोशरिंग ब्लड टेस्ट। रोशरिंग ब्लड टेस्ट में 10 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, 5 ब्लैक एंड व्हाइट कार्ड्स होते हैं और 5 कलर्ड कार्ड्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी गिवन बाय स्पेगनर। स्पेगनर ने 6 टाइप ऑफ पर्सनैलिटी दिए थे। ठीक है, कितने टाइप ऑफ पर्सनैलिटी दिए थे, 6 टाइप ऑफ पर्सनैलिटी दिए थे। कौन कौन से थे ये, PESART, कौन कौन से थे ये, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, एस्थेटिक, रिलीजियस और थ्योरेटिकल। ठीक है, तो इसमें से हमारा थ्योरेटिकल है, इकोनॉमिक है, एस्थेटिक है, एथलेटिक, हमारा इसका 28 का डी आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सबऑर्डिनेट लॉ ऑफ लर्निंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सबऑर्डिनेट लॉ ऑफ लर्निंग। 2 टाइप के लॉज दिए थे थॉर्नडाइक ने, एक प्राइमरी लॉ, सेकेंडरी लॉ। सेकेंडरी लॉ पूछ रहे हैं, तो प्राइमरी रीडीनेस, एक्सरसाइज और मेंटल सेट इफेक्ट, ये हमारे प्राइमरी लॉ है, और ऑप्शन सी लॉ ऑफ मेंटल सेट हमारा सेकेंडरी लॉ है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर एडोलेसेंस। एडोलेसेंस की ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो ट्रांजिशनल स्टेज होती है, बिल्कुल ठीक है। वैग्यू ऑफ इंडिविजुअल स्टेटस, बिल्कुल ठीक है। और एडोलेसेंस थ्रेशोल्ड टू एडल्ट की दहलीज पे होते हैं, बिल्कुल सही है। एडोलेसेंस टाइम ऑफ रियलिज्म, समय वास्तविकताओं का समय होता है, नहीं ये बिल्कुल ये वाला गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा नोट होगा। ठीक है, तो आज हमारा ये पेपर कंप्लीट हो गया है, कॉमर्स 2020 का पूरा पेपर हमने डिस्कस किया है। इसमें भी आपने देखा कि कितने सारे क्वेश्चंस थे जो हमारे रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपकी आज की क्लास ख़त्म करते हैं बेटा, फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम।